Hello students, my name is Nikash Kokar and today we are going to start a video lecture series for 10th class students. Okay, so friends today हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार की सिचुएशन इमर्ज हुई थी। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो जो इमर्ज हुई सिचुएशन को किस तरह से अकोमोडेट किया गया था दोनों कंट्रीज़ में। श्रीलंका में तो नहीं किया गया था बट बेल्जियम में तो किया गया था, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम में हम बात करेंगे कि इन बेल्जियम में क्या था कि जो गवर्नमेंट जो थी जो बेल्जियम की गवर्नमेंट जो थी इसने क्या किया था, इसकी गवर्नमेंट को पता चल गया था कि हमारे देश में जो डिफरेंसेस हैं हम उसको सुलझा तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है, सुलझा सकते हैं बट मिटा तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार जो है वो चेंज किया था। 4 टाइम दे हैव चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया था। जो बेल्जियम के लीडर से अमेंड करने का उनका एक ही मकसद था कि जिस तरह जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनके देश में, उन डाइवर्सिटीज़ को क्या किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। क्योंकि बेल्जियम में आपने देखा था ना कि बेल्जियम में क्या था, कंट्री के अंदर ही जो है बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप रह रहे थे। तो अगर हम वहाँ पे किसी एक कम्युनिटी वालों की गवर्नमेंट बना देते तो वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते, वहाँ पे ब्लड शेड हो जाते, वहाँ पे वायलेंस हो जाता। सो ये चीज़ ना हो वहाँ पे, तो वहाँ के लीडरों ने एक बहुत अच्छा जो है एक मॉडल चुना जिसका नाम रखा उन्होंने अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, सो इसको हम भी बोलते हैं अकोमोडेशन बेल्जियम। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है एक मॉडल पेश किया वर्ल्ड के सामने, नॉट ओनली अपने देश लोगों के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनकी ने एक एग्जांपल सेट की थी कि किस तरह से डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी हमें क्या करना है, किस तरह से उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनका, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने क्या किया था, अमेंड किया था। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था। तो कितने बार किया था उन्होंने अमेंड, वो तो आपको मैंने बताना है कि 4 बार, मैंने बता दिया कि 4 बार किया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब 4 टाइम बना तो उसमें मकसद ये था कि डच और जो फ्रेंच वाले जो हैं उनकी इक्वल मिनिस्टर जो है, फ्रेंच और डच स्पीकिंग वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी कि बेल्जियम में भी क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी हमारी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो वैसे ही बेल्जियम में भी क्या था, वहाँ पर डच वाले रह रहे थे, फ्रेंच वाले भी रह रहे थे, है ना। तो लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डच स्पीकिंग वाले, फ्रेंच स्पीकिंग वाले के जो मिनिस्टर जो थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों के मिनिस्टर जो हैं सेम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, उसमें एक चीज़, अगर ऑब्वियस की बात है, अगर सेंटर में इक्वल मिनिस्टर होंगे, अगर कोई भी जो है, कोई भी सिंगल जो कम्युनिटी जो है वो कोई भी जो है अकेले में डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट दोनों की है, दोनों इक्वल मिनिस्टर हैं, तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के बिना उनका कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसी तरह से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ किया। स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के अंडर नहीं रहेगी, उनके सबॉर्डिनेट नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है स्टेट सबॉर्डिनेट होती हैं, लेकिन बेल्जियम ने बोला कि हमारे आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने के लिए जो भी करना चाहती है, जो उसको बेस्ट लगता है, दे कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो उससे से ब्रसल्स में भी क्या किया, ब्रसल्स जो कैपिटल थी बेल्जियम की, वहाँ पे भी क्या किया गया, वहाँ पे भी जो फ्रेंच वाले जो थे और जो जर्मन स्पीकिंग वाले लोग जो थे, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच और डच स्पीकिंग वाले लोगों को वहाँ पे भी क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब वहाँ पे भी मिनिस्टर जो है वो इक्वल तरीके से मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। कहाँ पे, ब्रसल्स में। ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट बन रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है कि इसके अलावा भी क्या था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारे पास थर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे फ्रेंच वाले हैं, डच वाले हैं, वो जर्मन स्पीकिंग वाले वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, उन्हीं के लिए क्या करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करेगी। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ कि ये जो मॉडल बेल्जियम का ये जो मॉडल जो था ये कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की बेल्जियम को टूटने से। बेल्जियम के अंदर जो सिविक्स जो स्ट्रिफ पैदा हो जाती हैं उसको इसने क्या किया, उसको रोक दिया। सो इसी के लिए क्या होता है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसल्स को जो है यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चुनती है, ब्रसल्स को अपना एक हेडक्वार्टर चुनती है। क्यों चुनती है? क्योंकि उनको लगता है कि जो ब्रसल्स में जो जिस तरह से अकोमोडेशन हुआ है डाइवर्सिटीज़ का, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रसल्स में अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे जनरेट किया। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, सो यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ योर नीदरलैंड, ओके, दिस इज़ योर जर्मनी, दिस इज़ योर लग्जमबर्ग, दिस इज़ योर फ्रांस एंड दिस इज़ योर लविंग बेल्जियम। ओके, तो ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। तो आपको दिख रहा है ना, ये 4 कंट्री जो हैं, ये 4 कंट्रियों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है, नॉर्थ सी आ जाता है। सो बेल्जियम के बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेल्जियम जो थी वो नीदरलैंड का क्या था, पहला हिस्सा। जैसे पाकिस्तान जो था वो इंडिया का पहले हिस्सा था, है ना। इंडिया, पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर पार्टीशन। सिमिलरली बेल्जियम वाज द पार्ट ऑफ द नीदरलैंड बिफोर पार्टीशन, ठीक है। तो बेल्जियम जो है वो आज़ाद कब हुआ, 1830 में हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है कि 1830 में जो है बेल्जियम ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की थी, किससे, नेदरलैंड से, ठीक है। सो बेल्जियम का मॉडल तो हमें समझ आ गया कि वहाँ पे किस तरह से अकोमोडेशन की थी। अब श्रीलंका ने ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था, वो हम देखेंगे अभी। सो ये देख लीजिए, यहाँ इससे पहले हम मॉडल डिस्कस करेंगे, हमें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ अ श्रीलंका एंड ये जो एरियाज़ जो हैं यहाँ पे, जैसे ये जो है एरिया आपको मिल रहा है, ठीक है। ये एरिया जो है ये कहाँ थे, ये श्रीलंकन तमिल्स का है, ठीक है। ये श्रीलंकन तमिल यहाँ पे रहते थे। इन एरिया में श्रीलंकन तमिल्स के लोग रहते थे। जो श्रीलंकन तमिल्स के लोग रहते थे वो जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, ओके। तो ये जो आपका येलो कलर का मिल रहा है, तो ये सिन्हाला मिल रहा है, ठीक है। सिन्हाला के जो लोग यहाँ पे इन एरिया में रहते थे, सो ये सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। सो ये जो आपको ब्लड कलर का मिल रहा है, ओके। सो ये जो है इंडियन तमिल जो थे, ये इंडियन तमिल यहाँ पे रहते थे। मैंने बताया था आपको कि इंडियन तमिल कैसे गए थे श्रीलंका में, क्योंकि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वो जो वहाँ पे माइग्रेट हुए थे प्लांटेशन के लिए, ओके। तो ये जो था आपका मिट्टी कलर का मिल रहा है, ठीक है, सॉइल कलर का जो मिल रहा है, तो इससे ये आपको क्या है, मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं। मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका ने किस तरह से किया। भाई श्रीलंका में सीधी बात है कि वहाँ पे मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है, जब किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग या किसी एक कम्युनिटी के लोग, ठीक है, किसी भी जगह पे ज़्यादा संख्या में होंगे तो उसको बोला जाता है मेजॉरिटेरिज्म, ठीक है। तो श्रीलंका में तो थे ही थे, क्योंकि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में क्या थे, तो सिन्हालाज थे। ये आपको दिख रहा है ना, ये में देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या थे, सिन्हालाज थे। सारे लैंग्वेज पूरे एरिया में देखो सबसे ज़्यादा सिन्हालाज हैं। तो सिन्हालाज ने क्या किया, सिन्हाला ने क्या किया, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जब बनने वाले थे, तो सिन्हाला कम्युनिटी वालों ने क्या किया, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना दी। और जितनी भी जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जितनी भी उन्होंने क्या किया, जितने भी हायर पोजीशन जो थी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, उन्होंने किसके लिए देख दी, उन्होंने बोल दिया भाई सिन्हालाज के लिए रिजर्व हैं। जैसे जॉब जब होती है तो जॉब में चाहे सिन्हाला वालों के कम नंबर होंगे, ठीक है, लेकिन तमिल वालों के ज़्यादा नंबर होंगे, तभी भी सिन्हाला लैंग्वेज वालों को उठाया जाएगा जॉब के लिए। रीज़न है क्योंकि फेवर करते थे, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन जो तमिल जो थे, वो जो इंडियन तमिल जो थे, ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल अलाइड समझने लगे। उनको पता चल गया कि भाई उनके साथ जाति हो रही है, ठीक है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये चीज़ें उनकी अच्छी नहीं हो रही है। तो श्रीलंकन तमिल के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जा रहे थे, उनको जॉब नहीं दी जा रही थी, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था। तो इसी का कारण क्या हुआ कि जो वहाँ की सिन्हाला लैंग्वेज वाले और जो तमिल कम्युनिटी के लोग जो थे, उनके रिलेशन जो हो गए थे बहुत ही स्ट्रेन हो गए थे, बहुत ही पोअर रिलेशन हो गए थे। श्रीलंकन तमिल जो थे, उनको पता चल गया कि भाई सिन्हाला लैंग्वेज वाले उनके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं,
तो उनको जो करना है खुद ही करना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर दी, अब स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि तमिल्स को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है श्रीलंका में, क्योंकि सिन्हाला वालों ने क्या कर दिया था, सिन्हाला वालों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी सिन्हाला लैंग्वेज को, ठीक है। सिन्हाला कम्युनिटी ने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। जब ऑफिशियल लैंग्वेज कोई बन जाती है, कोई भी लैंग्वेज जब ऑफिशियल बन जाती है, तो मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट के काम जितने भी होंगे वो उसी लैंग्वेज में होते हैं। सो ऑब्वियस की बात है कि उनके वो चला रहे थे, अपनी दादागिरी चला रहे थे, अपनी हेजेमोनी चला रहे थे वहाँ पे। बट गवर्नमेंट जो थी, तमिल वालों ने, तमिल के जो तमिल लीडर जो थे, उन्होंने इसको मना कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ, ये एक कम्युनिटी टर्न आउट हो गया और ये एक वाइडली स्प्रेड कन्फ्लिक्ट हो गया। वहाँ पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच। तो उसी को क्या बोला जाता है, एक सिविल वार बोला जाता है। मैंने आप बोला था, आप लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको व्हाट इज सिविल वार। सो सिविल वार बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल वार में क्या होता है, जब एक ही देश के अंदर लोग जो है लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिविल वार बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वार बोलते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ही दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो थे उनकी डेथ हो गई जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं उनको अपना देश छोड़कर किसी और देश में सेटल होना पड़ता है एज अ रिफ्यूजीज़, है ना। वो उनको अपना लाइवलीहुड भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सिविल वार हो रही है तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सिविल जो वार ये जाके 2009 में जो है वो ख़त्म होती है, और 2009 के बाद जो है श्रीलंका में पीस आता है। उस आप खुद सोचो कि 1948 का देश आज़ाद हुआ, 2009 में जाकर उसके क्या होती है, कम वो अपनी सिविल वार ख़त्म कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो वहाँ पे थी। काज टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि इससे कारण क्या होता है कि जो श्रीलंका की, आपको पता ही है कि इससे पहले श्रीलंका का जो हेल्थ सेंटर है, श्रीलंका की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड में फेमस थी, लेकिन सिविल वार के कारण क्या हुआ कि उसको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद है कि किस तरह से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, किस तरह से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किस तरह से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, किस तरह से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन डाइवर्सिटीज़ को अपनाया था, ठीक है। तो क्या हमें लेसन मिलता है, तो सबसे पहले हमें लेसन, तो इस लेसन से, इस यूनिट से यही मिलता है कि शेयरिंग ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपनी स्टार्टिंग, उनके लीडरों को पहले पता चल गया कि अगर हम फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम डिफरेंट कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम रीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टेरिबल सिचुएशन फॉर देम। और वही चीज़ जो है श्रीलंका वालों ने रियलाइज़ नहीं की, तो बेल्जियम वालों ने चीज़ रियलाइज़ की, इसलिए वहाँ वो बेल्जियम जो है एक देश जो है टूटने से बच गया, ब्लड शेड नहीं हुआ, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हुआ था, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर क्या होता है, श्रीलंका की जो मेजोरिटी जो थी सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला कम्युनिटी वालों ने उन्होंने डोमिनेंस करने की कोशिश की श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर, और हुआ क्या, वहाँ पे ब्लड शेड हुआ, वहाँ पे सिविल वार हुई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। सो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर आप पावर को शेयर कर देते स्टार्टिंग में ही, तो आपको इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है, इतने ब्लड शेड नहीं होता, ठीक है, इतना वायलेंस नहीं होता। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किया था वो दुनिया के लिए एक क्या थी, एग्जाम्पल थी, क्योंकि उन्होंने ब्लड शेड होना नहीं दिया था। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। अगर श्रीलंका ने करता है ऐसा, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है उसकी आज हम कुछ और ही चर्चा कर रहे होते। सो फॉर द सक्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so this is me. Please like, subscribe and share my channel. Thanks, take care, goodbye.